हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, इसको रट्टा नहीं लगाना, एंट्रीज अप्रोच से करना है। ठीक है, रट्टा लगाएंगे ना तो फिर वो सवाल याद हो जाएगा, दोबारा करने का मजा नहीं आएगा। सवाल नहीं याद करना, एडजस्टमेंट याद करनी है। For the year ended December 15, its statement of financial position as at that date together with some additional information. Income statement for the year ended December 2015, profit from operation. अदर, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पता है कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप पता भी चल गया होगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स दे दिया और उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये क्या ला का नाम है? रिटेन, रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद 10% बैंक लोन, ओपनिंग नहीं था इसी साल लिया, इसका मतलब है ट्रेड एंड अदर पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कैश एट बैंक। यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन। चलो जी, एक चीज हमें मिल गई, मशीनरी हैविंग कैरिंग अमाउंट 2481 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 3440। गेन या लॉस का पता चल गया, क्या है गेन या लॉस, कितना है? 2481 और 3959 959। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 5963 टू 8000। सरप्लस या लॉस? सरप्लस। कितना? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 2037। एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, कहता है एक ऑफिस बिल्डिंग है जो पहले रीवैल्यू की थी, वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट, कहता है वो अपनी कैरिंग अमाउंट पर ही बिक गई, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन डिस्पोजल है। द ओनर ऑफ द QE विदड्रॉ 300,000 पर मंथ, इसका मतलब है 300,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से। और द अमाउंट वाज डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये जो अमाउंट होती है ये रिटेन अर्निंग को डेबिट होती है, डिविडेंड टाइप है ना ये चीज। उसके बाद ट्रेड डेटर्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 200,000 द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस साल और पिछले साल। ये आई कैप को अगर रिस्पेक्ट देनी है तो आप ग्रॉस ले लिया करें, और अपना सवाल हल करना है तो नेट दे कर लीजिए, क्योंकि आई कैप चार, क्योंकि आई कैप ने अपनी बुक में दोनों ऑप्शन बताई। ठीक है, तो हम इसको फिर क्रॉस करेंगे। अच्छा, इंटरेक्ट मेथड में बैड डेट्स को भी इग्नोर कर देना और प्रोविजन को भी इग्नोर, अगर ऊपर नेट है तो। और डायरेक्ट मेथड के अंदर लेजर बनाते वक्त बैड डेट्स लेने हैं, और जब वो एक्सपेंस लेते उसमें से बैड डेट्स माइनस करने। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30th June एवरी ईयर। PRC 4 की एडजस्टमेंट है, एज इट इज जो वहां पर लिखी होती है। कहता है द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30th June एवरी ईयर। हर साल कब इंटरेस्ट पे करते हो? द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 November 2015। हमारा ईयर एंड क्या बोला? 31 दिसंबर। नवंबर में इंटरेस्ट ऑफ 2 months हैज बीन अक्रूड एंड इंक्लूडेड एंड इन अदर पेएबल। इसका मतलब है इंटरेस्ट पे नहीं किया, 2 महीनों का इंटरेस्ट है, जून में पे करना है ना, सारा पेएबल। तो लोन कितना है भला, ऊपर जाकर देखिए। 6,000 का रेट भी गिवन होगा, 10% मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय कितना? ये 2 महीनों का लोन या अभी लिया। आप यहां पर देखें जरा, वो उसने खुद ही कह दिया कि उसके अंदर ही शामिल है। और यहां पर देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता ही 100 है,
2 महीने नवंबर में तो लिया है, तो नवंबर दिसंबर का बनता है और पे भी नहीं किया, इसका मतलब है जितना बनता है सारे का सारा अनपेड है, सारे का सारा अनपेड है। आगे चलते हैं। अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम, कहते हैं अदर इनकम के अंदर ना इन्वेस्टमेंट इनकम है। इसको अलग करने का मकसद कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो कहां जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहते हैं अदर इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है। कहते हैं एज एट दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड इनकम रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल टू ₹96 2015 में और 80,000 पिछले। ये लेजर बना लेंगे एक्चुअल में कितनी इनकम रिसीव हुई और वहां से निकल जाएगी और ये कहां पर जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेजर बनाकर वो हम काम कर लेंगे, ठीक होगी बात। खत्म हो गया सवाल हमारा। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है, ड्राइंग्स भी हमें गिवन है, तो क्या रिटेन अर्निंग के लेजर की जरूरत है या नहीं? प्रॉफिट भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है, तो क्या रिटेन अर्निंग के लेजर की जरूरत है? खत्म होगी बात। फिर डेप्रिसिएशन भी गिवन है, गेन या लॉस भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का तो कुछ भी नहीं करते इधर, वो तो पीपी के लेजर में जाएंगे ना। अभी तुम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपकी एडजस्टमेंट तक तो ये सवाल हो चुका है और ये सारे पास पेपर के सवाल है। ये मेरे पास पेपर नहीं है, ये आई कैप वाले पास पेपर। तो सबसे पहले मैं वो सारी कहानी नहीं लिख रहा, पीबीटी से स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है, हाँ जी, पीबीटी से स्टार्ट करेंगे। तो कितनी अच्छा आप ना हल ना करें, ये सिर्फ मुझे कैलकुलेशन और वर्किंग करें। हल आपने दोबारा खुद करना है, अगर हल कर लिया तो फिर दोबारा तो वैसे रटा लग जाएगा। आप सिर्फ वर्किंग वगैरह कर लिया करें और साथ मुझे वैल्यू कैलकुलेशन करके दे दिया करें बस, ठीक है। तो अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो गिवन है, बताते थे बल्कि मैं क्या बार बार देखूं, कितना 7659 रुपीज एंड 1000 है। एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5280। डन होगी बात। गेन ये है या लॉस है डिस्पोजल के ऊपर, गेन ऑन डिस्पोजल 95939। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है 195। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है हमारे पास। और बताओ एडजस्टमेंट, प्रोविजन को हम ले नहीं रहे, बैड डेट्स को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ बचा है तो बता दें। रीवैल्यूएशन लॉस आता है, वो ओसीआई में जाता है ना, हम एसओपीएल की एडजस्टमेंट करते होते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर जो कुछ है उसको देखते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम अदर इनकम में शामिल है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो ये भी तो माइनस करो इन्वेस्टमेंट इनकम। दो है ना, या तो नेट डेटर्स के डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस लेंगे तो फिर प्रोविजन नहीं लिखना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अगर वो ग्रॉस का डिफरेंस लेना है ना तो फिर प्रोविजन का डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट इनकम कितना 398, ये भी माइनस कर देंगे। हर वो चीज जो एसओपीएल के अंदर है लेकिन कहीं और जानी है या नॉन कैश है वो एडजस्ट कर। इन्वेस्टमेंट इनकम इसलिए माइनस कर दी क्योंकि वो जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और कोई चीज नहीं है तो पर लिख दें प्रॉफिट बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1168। अब वर्किंग कैपिटल में टिक क्रॉस खेलते हैं। एक तो जो चीजें मिलावट वाली हैं वो हम देखते हैं, आए जरा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल भी मिलावट वाला है, इसमें 100 इंटरेस्ट पेबल शामिल, ओपनिंग में होगा क्लोजिंग में होगा, तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे। और अदर रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल शामिल, अदर रिसीवेबल के अंदर इन्वेस्टमेंट
income receivable, investment income receivable just like interest receivable, investment income receivable just like interest receivable। तो यहां से अदर रिसीवेबल के अंदर वो शामिल है, कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, ओपनिंग में 80 है, तो ओपनिंग में से 80 माइनस कर दें और क्लोजिंग में 96 माइनस कर दें। हाँ जी, तो इसमें से पहले तो इसके अलावा इन्वेंट्री क्लियर है, इन्वेंट्री में का क्या डिफरेंस है, इंक्रीज, इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से 156 माइनस करेंगे। फिर रिसीवेबल के अंदर डिफरेंस कितना आ गया, 80 माइनस किया तो कितना बचा, 3865 में से 3785 और ये कितना बचा 2177। अब बताओ इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज 1558 ऐड हो जाए। ट्रेड पेबल में से पहले तो 100 माइनस कर देना, क्या हुआ, इंक्रीज, ट्रेड पेबल इंक्रीज 1916। चले जी, अब हमारे पास क्या है, इंक्रीज है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो इनफ्लो होता है, पेमेंट करने से लायबिलिटी आउटफ्लो होगा ना, लायबिलिटी तो बड़ी है, पैसा मिला है 13387 133। अब यहां पर हमने लिख देना इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, और अगर ड्राइंग्स भी लिखनी है तो वो भी लिख, इंटरेस्ट पेड 0, मतलब क्यों, वो जितना बनता है पे नहीं किया, कम हो रही है, अदर पेबल कम हो रहे हैं तो फिर आउटफ्लो डिक्रीज, क्योंकि 49 से 3200 हुआ है, कम ही हुआ है, फिर आंसर कितना है 99 डबल। टैक्स पेड, हाँ जी, टैक्स पेड कितना है, ब्रॉड कितना है 994 प्लस फॉर द ईयर कितना है 13 माइनस ड्राइंग भी दे लिख लें 3600, वो 300 मल्टीप्लाई बाय 12 52 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अच्छी है। ट्रेड रिसीवेबल देखें, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, पहले तो 38 कितनी आ रही है, कौन सी, तो किसी ने बुक से तो देखा नहीं भाई, मैंने पहले यहां पर देखें 3865 में से 80 माइनस किया और 2273 में से 96 माइनस। अब पहले ये देखें इनके ब्रॉड और कैरेट से ही आपने माइनस किए हैं, 80 ब्रॉड ऑन है और 96 कैरिड ऑन है। अब 3785 में से माइनस के 2177, वो तो प्रीवियस का उसने मसला लिया और हमने तो अपने तरीके से कर 1070 याद है ना, सही 16 ये वाला जो आप तो वही लिखवाए ना, 16 अपने वाला लिखवाए ना, डिक्रीज ही है ना,
हाँ, तो इसका आंसर बताएं। वन 00005। अब इसमें ये एडजस्टमेंट करते हैं। 566। आपका ये आंसर बराबर आना चाहिए बस। 5 आउटफ्लो या इनफ्लो? इनफ्लो। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एंड पे आंसर आएगा ना, वो चाहे आप जिस मेथड से भी करें वो बराबर है। ठीक होगी बात। हाँ, अगर ये है कि कुछ जो प्रोविजन हम वो प्रोविजन को एडजस्ट करेगा, पहले उसका डिफरेंस लेगा, फिर ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेगा, उससे आंसर में वहां तक फर्क आएगा, लेकिन जब हम नेट डेटर करते हैं वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसलिए हम करवाते हैं ताकि आप लोग ना कॉपी पेस्ट ना मारा करो, अपने तरीके से करेंगे, वहां उसको समझने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। अपने तरीके से किया करो, सवाल आपका हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसमें इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। बनाओ जरा लेजर और चेक करो कि कितना खरीदा, नई परचेज कितनी की। ब्रॉड ऑन कितना आ रहा है? 11845। और कैरिड ऑन कितना आ रहा है? 19628। एक तो उसने कहा जी डेप्रिसिएशन है 5280। एक सरप्लस है, एक सेल है। डिस्पोजल कितनी वैल्यू है डिस्पोजल की? 2481। फिर उसके बाद एक फैक्ट्री वाज रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट, इसका सरप्लस बताया कितना आ रहा है? 5963 और 8000 का डिफरेंस 2037। फिर बुक ये फिर कॉस्ट पे बनाते, ये बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। ठीक है, और ऑफिस बिल्डिंग भी एक बेच दिया आपने, कितने में? 2599। 2599। अब डिफरेंस बता दें, वो कैश हो बराबर आ रहा है। क्या हुआ? उसकी हमें क्या जरूरत है? जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें मिल गई है, तो हम उसे क्यों छेड़ेंगे? छेड़ने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास पहले जितने भी सवाल किए थे ना, ओपनिंग 0 होता था, क्लोजिंग गिवन होता था, इसलिए तो वो फॉर द ईयर होता था। अब वो ओपनिंग कोई पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई एक्सेस डेप्शन भी आएगी, जो एसेट बेचा है उसका सरप्लस रियलाइज भी हुआ होगा, हमें क्या वो सारी नॉन कैश आइटम ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि सरप्लस जो रियलाइज हो जाएगा उसकी क्या एंट्री पास करोगे? सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिटेन अर्निंग का लेजर में प्रॉफिट चाहिए होता है और ड्राइंग चाहिए होती है, वो दोनों हमारे पास है। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग का लेजर नहीं बनाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस उसने खुद बता दिया, तो सरप्लस भी हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए। तो और हमें क्या चाहिए? सरप्लस का लेजर बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे पास, अगर आप बनाओगे तो पहले सरप्लस का लेजर बनाओगे, वहां से पता क्या आएगा? वो एक्सेस डेप्शन आएगी जी की, जो हम रिटेन अर्निंग को चार्ज करेंगे, वो जाकर रिटेन अर्निंग में चार्ज करेंगे, वो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट या ड्राइंग्स ना होती, हम सरप्लस का लेजर बनाकर एक्सेस डेप्शन फाइंड करते, वो एक्सेस डेप्शन रिटेन अर्निंग में लेकर जाकर लिखते, फिर प्रॉफिट या ड्राइंग्स फाइंड करते, तो सब कुछ तो दे दिया। हाँ, पेपर में सरप्लस वो बैलेंस वाला कब लेते होते हैं? जब क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना बताया हो, वहां 0 से ऑनवर्ड गिवन है तो हमें खत्म होगी बात। कितना आ गया कैश? 16106 परचेज ऑफ पीपीई
16106 आउटफ्लो। पैसा कहां से आया? डिस्पोजल, कैश फ्रॉम डिस्पोजल। हाँ जी 344, एक ये आया और एक 2599 भी तो आया है। दो एसेट बेचे हैं ना, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस किया तो 60 इनफ्लो। अब आए जरा ध्यान से देख, ये हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, 6 से 7 होगी। परचेज किया या डिस्पोज किया? परचेज किया। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, एंड पे उसने बताया हुआ है, लेकिन वो किसके अंदर शामिल है? अदर रिसीवेबल। इसका मतलब है इस इन्वेस्टमेंट का ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट के साथ ताल्लुक ये उसके अंदर शामिल नहीं है, वो सिर्फ हम सिंपल उसका डिफरेंस ले लें। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1147 और परचेज किया। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, ये बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे हम नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करते हैं। लेजर अगर आपको बनाकर मैं दिखा देता हूं, उसमें क्या होता है? ब्रॉड ऑन इधर आता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर। कैश ऑन इधर आता है, एसओपीएल यहां पे आता है, और इधर आ जाता है कैश रिसीव्ड। ओके, बताओ ब्रॉड ऑन क्या था इन्वेस्टमेंट का? 80,000, और कैश ऑन क्या था? 96। इन्वेस्टमेंट इनकम थी कितनी? 398। तो कैश कितना आ गया? 382। बिल्कुल वैसे भी लिख सकते थे, ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर माइनस क्लोजिंग। हाँ, प्लस होगा माइनस प्लस होगा, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो। ठीक है, कुछ और तो नहीं है ना? इन्वेस्टमेंट होगी, नॉन करंट एसेट हो गया। चले जी, नेट कैश फ्लो बता दे। 16106 प्लस 6039 माइनस 1147 प्लस 382 85। वो है भी नहीं, वो मैं खुद से बनाऊंगा सवाल। 85 1083। अब चलते हैं इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो साफ सुथरी सी है, थोड़ी सी है, छोटी सी है, क्योंकि उसका कुछ बताया ही नहीं हुआ। ये भी जस्ट डिफरेंस ले लेते हैं इसका, और इसका भी डिफरेंस ले लेते हैं, बात ही। ड्राइंग्स हम पहले लिख चुके। तो बताया जनाब, ऑनर कैपिटल का इंक्रीज इन कैपिटल 3516, और लोन क्या 9516 है ना। अब नेट बताओ तीनों एक्टिविटी का। 5335 माइनस 10,832 प्लस 95, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से? 4019 पॉजिटिव। ऐड कर दें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहां पर है आपका करंट एसेट? 4। बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, वो भी ओपनिंग है। 23 माइनस कर दो, ओके की बात। चले, ये जो 31 वाला, फिर ये खुद हिम्मत करना है। कौन सा चाहिए?
ऑपरेशन चाहिए। यहां तक ठीक है, ये ऊपर वाला ऑपरेशन। अच्छा, ये तो आपने खुद करना है, मैंने इसलिए कहा था लिखना नहीं है। आप एक नया ऑपरेशन कर रही हैं। चल अच्छा, 31 में देखते हैं, कोई अगर टेक्निकल बात है तो मैं बता देता हूँ, वरना नहीं नहीं, मैं खुद तो आप कर लोगे, मैं तो आप लोगों का टाइम बचा रहा हूँ वैसे, कि बाकी चीजों पर भी आप टाइम दे सको। 33 पे पहुंच गया, मतलब कि खुद ही करना। हाँ थोड़ा सा